साथियों, आज का ये हमारा वीडियो जो है देश भर में अभी जो चल रहा है अग्निपथ और अग्निवीर को लेकर के जो भी बवाल देश में मचा हुआ है उसको लेकर के हम एक खुलासा करने जा रहे हैं कि आखिर ये अग्निपथ योजना किस लिए लाई गई है, क्यों लाई गई है, किसके लिए लाई गई है, क्या उद्देश्य है इसका, और इस अग्निपथ योजना से जो अग्निवीर तैयार किए जाएंगे उनका रोल क्या होगा, उनको सिर्फ 4 साल के लिए क्यों सेना में भर्ती किया जा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर के हम लोग आज यहाँ इसका थोड़ा खुलासा करेंगे। चारों तरफ से जिस तरह से विरोध और समर्थन की बात आ रही है, कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन विरोध के बावजूद भी इस देश में जो भी योजना केंद्र सरकार वर्तमान की जो है, जो बीजेपी से है और आरएसएस के द्वारा नियंत्रित सरकार है, वो सरकार जो भी निर्णय लेती है उसके लिए चाहे आप कितना ही विरोध कर लो, आपके विरोध को दबा दिया जाएगा, या फिर विपक्ष का या देशद्रोही का या फिर और कोई नाम दे करके, जैसे किसानों को खालिस्तानी का नाम दे करके, मुसलमानों को आतंकवादी का नाम दे करके, आदिवासियों को क्या बोलते हैं उसको, अपना नक्सलवादी कह करके, इस तरीके से वे हमेशा किसी भी आवाज को दबाने का काम करते हैं। तो यहां भी इस आवाज को भी दबा दिया जाएगा। लेकिन आवाज को दबा देने से या फिर आवाज उठाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, हंगामा खड़ा करना यही हमारा मकसद नहीं है। पूरे देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्यों, इसके लिए हमें थोड़ा इस बारे में विस्तृत प्रकाश हम डालना चाहेंगे कि आखिर इस योजना का मतलब क्या है और इसे लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब देश के अंदर 70 साल से, या फिर उससे ज्यादा भी कह सकते हैं कि देश के अंदर एक सैन्य सिस्टम पहले से बना हुआ है और हर बार भारतीय सेना ने चाहे कहीं पर भी, चाहे उसका उपयोग किया हो चाहे दुरुपयोग किया हो, लेकिन भारतीय सेना ने हमेशा ईमानदारी से अपना प्रदर्शन किया और देश के मान मर्यादा और गौरव को बचाए रखने का काम किया। तो अब अगर नई योजना भारत में लाई जा रही है तो इसका मतलब है कि पुरानी सेना की भर्ती योजना में कहीं न कहीं किसी प्रकार की कोई कमी रही होगी। तो कमी रही होगी तो इसका मतलब है कि आज दिन तक जो भी सैनिक सेना में सेवाएं दे करके सेवानिवृत्त हुए हैं या फिर देश के लिए सेना में रहते हुए शहीद हो गए हैं, कुर्बान हो गए हैं, या फिर आज इस सेवा में काम कर रहे हैं, आज सेना में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सरकार को कोई भरोसा नहीं रहा। इसलिए उन लोगों को ये नई योजना लाने की आवश्यकता पड़ी। यही बात इससे साबित होती है। बदलाव या सुधार, अमेंडमेंट हर चीज में होता है और होना चाहिए। समय और परिस्थितियों के अनुसार कुछ भी करना संभव है, लेकिन इस प्रकार की योजना जिसके ऊपर कहा जाए तो एक साधारण से आदमी को भी हंसी आती है कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है, क्यों 17.5 साल से 21 और अब बढ़ाकर 23 कर दिया। हो सकता है कुछ और भी करे, क्योंकि हर कानून में बदलाव करना या सुधार करना, क्योंकि जो बन ही गलत जाता है तो फिर उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। तो कई बार उसमें कई प्रकार के सुधार होते हैं और सुधार होने का मतलब ये है कि बनाते समय गलत बनाया गया। लेकिन हमें समझना यह है कि इन 4 साल तक इन बच्चों का किस प्रकार से उपयोग और कहां पर उपयोग होगा और क्या ये कौन सी देश की सीमा को सुरक्षित करेंगे। हमें सेना के लिए एक चीज हमें सोचनी होगी। अभी तक जो कुछ भी हमने देखा है, भारत को कभी भी किसी बड़ी शक्ति से खतरा नहीं रहा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे जापान हो, चाहे इंग्लैंड हो। जब भी अंग्रेज यहां से गए उसके बाद में मुड़कर उन्होंने नहीं देखा।
तो भारत असुरक्षित किससे है, पहले तो ये सोचना है हमें कि भारत की जो असुरक्षा है वो किन लोगों से है, किन देशों से है, जिसके लिए सेना जरूरी है। अब तक जो भी भारत के व्यवहार से देख लो, भारत की जनता के व्यवहार से देख लो, भारत के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देख लो, तो भारत का पूरी दुनिया में अभी तक आज के जमाने में कहा जाए तो कोई दुश्मन नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आए दिन दुश्मन बनाए जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान को दुश्मन बनाया जा रहा है, चाइना को दुश्मन बनाया जा रहा है, बांग्लादेश को दुश्मन बनाया जा रहा है। ऐसे भारत के हिस्से जो भारत से ही अलग हुए हैं, उन्हीं से भारत को खतरा बताया जा रहा है कि इन्हीं लोगों से खतरा है। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि सेना हर देश के लिए जरूरी है और आवश्यक है, नितांत उसकी आवश्यकता रहती है। लेकिन सेना कहां और किस समय और किस रूप में उसका उपयोग या सदुपयोग होना चाहिए, वो क्या भारत में सेना का हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से 15 साल से ये लगातार सेना के अंदर से विद्रोह की एक बू कह दो या विद्रोह का रूप दिखाई दे रहा है कि सेना में विद्रोह हो रहा है। चाहे वो सेना के सैनिकों की सुविधाओं को लेकर हो, चाहे सैनिकों के भोजन को लेकर के हो, चाहे सैनिकों की इस प्रकार से पुलवामा की तरह या पठानकोट की तरह उनकी शहादत को लेकर के कहीं न कहीं सवाल उठते आ रहे हैं। और उसके अंदर हमारे लोगों में एक कहावत है भारत के अंदर कि भारत में फौज के लोग जो आते हैं रिटायर होकर के, उसको गांव की पंचायत में भी ऐसा मानते हैं कि तो फौजी है, इसको कुछ नहीं आता, इसका दिमाग काम नहीं करता। तो इसका मतलब है वो देश की रक्षा जिंदगी भर करता रहता है और आखिर में बुढ़ापे में रिटायर होकर आता है तो उसको लोग कहते हैं कि तो फौजी है, इसकी बात पे विश्वास नहीं कर सकते, इसका दिमाग तो काम नहीं करता है। तो क्या उसने जो सेवा दी है वो बिना दिमाग के दी है, या फिर उस देश के अंदर उसने जो देश के प्रति उसकी भावना थी, वो भावना क्या थी, क्यों उसने ऐसा किया, क्यों अपनी पूरी लाइफ उसके लिए लगा दी? क्या वो मूर्ख था? मूर्ख समझ करके, यानी कि असल में देखा जाए तो वे मूर्ख हैं नहीं, उन्हें मूर्ख बनाया जाता है। सैनिकों को मूर्ख बनाया जाता है और जानबूझ करके एक योजना के तहत बनाया जाता है ताकि वे लोग सोचे नहीं, और क्योंकि सोचने से सवाल खड़े होते हैं और सवाल का जवाब देना इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा सेना के अंदर इतना दबाव बनाया जाता है कि कोई भी सैनिक 2 मिनट के लिए भी फ्री नहीं होना चाहिए, उसको काम देना चाहिए। ये सारा सिस्टम एक बना हुआ है। तो वे लोग जो सेना में काम कर रहे हैं, अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, उनको इन लोगों ने वर्तमान में अग्निपथ योजना ला करके तो बिल्कुल ही नकारा साबित कर दिया है कि अब ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमें नई योजना ला करके नए सैनिकों की भर्ती करनी होगी। जबकि सेना में भर्ती के प्रोसेस हर साल होते रहते हैं, हर जगह जहां भी जितने भी सैनिक रिटायर होते हैं उसकी रिक्रूटमेंट को पूरा करने के लिए सैन्य भर्ती का कार्यक्रम चलता रहता है। लेकिन उसके अंदर भी इन्होंने पिछले 2-3 साल से जिस तरीके से रोक लगा करके उनकी तैयारियों को, सैनिकों की जो उम्र का हिसाब किताब होता है, एक युवा जो है सेना में जाने के लिए उत्सुक होता है, इच्छुक होता है और वो पूरी तैयारी करता है। तैयारी करने के बाद में जब उसको सेना में भर्ती का अवसर नहीं मिलता और 2-4 बार ट्राई करने के बाद उसकी उम्र जो है वो निकल जाती है, सेना की भर्ती के लायक नहीं रहती है, तो उसके बाद उस पर क्या गुजरती होगी, ये तमाम चीजें सोचने और देखने वाली है। लेकिन ये बात इन तमाम चीजों को एक तरह से बिल्कुल ही जो है इसका पर्दाफाश कर देगी कि आखिर अग्निपथ या अग्निवीर योजना जो है ये किन लोगों के लिए लाई गई है और क्यों लाई गई है। सेना का तो मामला हो ही गया है कि सेना को तो ये कह करके कि अब अग्निवीर जो आ रहे हैं यही देश की रक्षा कर पाएंगे, बाकी अब तुम लोग नकारा हो गए हो, तुम्हारा जो है कोई महत्व नहीं रहा सेना में। चाहे वो सेना के एक सैनिक से, सोल्जर से लेकर के कमांडर तक हो, चाहे सेना अध्यक्ष तक हो, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब तुम्हें सरकार ने निकम्मा और नकारा घोषित कर दिया है, तुम्हारा अब कोई रोल नहीं रहेगा। अब तो जो नए आएंगे वो ही कुछ कमाल करेंगे, वो ही कुछ तीर मारेंगे।
मगर वो नए आने वाले क्या तीर मारेंगे, इसके बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचने की बात है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये सेना में भर्ती के लिए जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय सशस्त्र बलों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की, उसके बारे में उसके बारे में क्या ये मंगलवार को या फिर कुछ पहले या फिर कैसे योजना बनी होगी, इस योजना में कौन कौन लोग शामिल रहे होंगे, किन किन लोगों ने इसका जो है खाका तैयार किया होगा, क्या क्या इसके उद्देश्य रखे होंगे, ये तमाम चीजें सोचने और विचार करने लायक है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये योजना कोई अचानक नहीं आई है। इस योजना की तैयारी पिछले 7-8 साल से चलती आ रही है। अंदर ही अंदर ये तैयारी चल रही है और बहुत सारे सैनिक तैयार कर लिए गए हैं। उनको ट्रेनिंग दे करके ऑलरेडी तैयार रखा हुआ है कि जैसे ही उनकी आवश्यकता पड़ेगी उनको तुरंत जो है सेवा के लिए बुला लिया जाएगा। ये योजना भारत सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेना में जहां भी सेना के बड़े जो पड़ाव हैं वहां पर उनको अलग अलग तरह से युवाओं को ट्रेनिंग दी गई थी और ये 2018-19 से शुरू होकर के 20 तक चली थी। कोरोना काल से पहले बहुत सारे सैनिकों को सेना में ट्रेनिंग देकर के तैयार कर लिया गया था। और सबसे बड़ी और सब समझने वाली बात यह है कि उस समय जिन सैनिकों को तैयार किया गया, जिन सैनिकों को ट्रेनिंग दी गई, तकरीबन 2 साल की ट्रेनिंग उनकी लगातार रही और 2 साल में अलग अलग वो 1 साल या जो भी समय उनका निर्धारित किया गया उसके अनुसार ट्रेनिंग करके सैनिकों को, नए सैनिक तैयार करके घर बिठा दिए गए और उन्हें कहा कि जब भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी सेना में आपको तुरंत बुला लिया जाएगा। ये तैयारी बहुत पहले से चल रही थी और जो सेना का सिस्टमेटिक ढंग से जो सेना में भर्ती का सिस्टम होता है उसको धीरे धीरे दरकिनार किया जा रहा था, ताकि जो सेना में लोग जा रहे हैं वो राष्ट्र की सुरक्षा की भाव से न जाएं, वे सिर्फ अपने आकाओं की, जिसको हम कहते हैं कि बीजेपी या आरएसएस या हिंदूवाद, तथा कथित हिंदूवाद, या फिर इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद को बचाने के लिए एक माइंड सेट करके जिस तरीके से सैनिकों को सेना में जाना चाहिए वो तैयारी इनकी पिछले 5-7-10 साल से चल रही थी और उसको अब वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने एक प्लान बनाया हुआ है कि 2022 से 2024 के बीच में इनको भारतीय संविधान को पूरी तरह से बदल ही नहीं देना है, हटा देना है और इस देश के अंदर मनुस्मृतियों को लागू कर देना है, जिसके छोटे छोटे परिणाम जो हमें दिखाई दे रहे हैं। और वो लोग जो इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके मुताबिक हर बार, चाहे वो किसानों के प्रति कोई कानून बनाने का हो, चाहे और भी जिस तरीके से अंदर ही अंदर संविधान को पूरी तरह खोखला करके नए अमेंडमेंट करके नए संविधान की तैयारी कर ली गई है, उसके मुताबिक भारतीय संविधान जो सबको समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का, न्याय का अधिकार देता है, उसको पूरी तरह से नेस्ता नाबूद करके उसको जो है बदल करके वहां पर जो आरएसएस के अनुसार एक जहां के सुनियोजित तरीके से, जैसा कि वो कहते हैं कि भारत को 2000 वर्ष पहले का भारत बनाएंगे, यानी कि फिर से भारत में मनुस्मृतियां लागू करके फिर से वर्ण व्यवस्था को इस देश में लागू किया जाएगा और उसके अनुसार जो वर्ण व्यवस्था के मुताबिक 3 उच्च वर्ण हैं उनको अधिकार होंगे और चौथे वर्ण शूद्र को और वर्ण बहाय लोगों को, जो SC ST OBC है, उनको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार, संपत्ति का, शिक्षा का या सत्ता का अधिकार नहीं रहेगा। और ये मनुस्मृतियों को फिर से लागू करके वो एकाधिकार इस देश के ऊपर करना चाहते हैं। ये उनकी बहुत ही पहले से सुनियोजित एक प्लानिंग चल रही है। उसी के मुताबिक इनको अब आने वाले 2 से 3 सालों में, अभी अगले साल 2023 से 24 के बीच में ये लोग इसके ऊपर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके अंतर्गत वे
नए राष्ट्रपति को लाने का जो प्लान कर रहे हैं, वे राष्ट्रपति भी इस तरीके का लाएंगे, कठपुतली लाएंगे जो उनके फेवर में रहेगा, उनकी बात को करेगा। और जब भविष्य में कोई ऐसी बात आएगी कि भारत का संविधान किस समय बदला गया, तो ये बात आएगी कि ये उस राष्ट्रपति के समय में आई। तो वो राष्ट्रपति कौन होगा? जैसे अभी शेड्यूल कास्ट के क्या नाम, रामनाथ कोविंद है। तो माननीय रामनाथ कोविंद जी को 5 साल रख करके उन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया संविधान को बदलने का। और अभी जो नया जिसके बारे में चर्चा चल रही है, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत में भी कभी ऐसा सोचा जाएगा, और सोचा भी जाएगा तो पहले क्यों नहीं सोचा गया। बहुत समय निकल गया जब इस देश के अंदर बहुत सारे ट्राइब्स योग्य भी थे, आज भी योग्य हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस समय क्यों अवसर नहीं दिया गया पीए संगमा जैसे लोगों को, क्यों अवसर नहीं दिया गया योग्य लोग उस समय जो रहे थे उनको। आज ये चर्चा चल रही है कि राष्ट्रपति किसी आदिवासी को बनाया जाएगा। अगर किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा तो ये बात अचानक आदिवासियों के प्रति उनका जो प्रेम है कैसे जो है उड़ने लगा, किस प्रकार से उनके अंदर ऐसा भावना आ गई कि ये आदिवासी को हम राष्ट्रपति बनाएंगे। तो संभावित मामला ये है साथियों, मेरी नजर में, मेरा जो आंकलन है उसके मुताबिक कि वे किसी आदिवासी को देश का राष्ट्रपति बना करके उसी के रहते हुए भारतीय संविधान को पूरी तरह से हटा करके नए कानून, नए संविधान जो उनके पुराने मनुस्मृतियां हैं उनको लागू किया जाएगा। और इतिहास में जब लिखा जाएगा कि ये इतना बड़ा बदलाव कब हुआ, जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई भारत में नया संविधान मनुस्मृतियों को बदल करके भारत का वर्तमान जो संविधान है वो कब और कैसे आया, तो उसके बारे में इतिहास है कि 1949 के अंदर 26 नवंबर को संविधान लिखकर तैयार हुआ और बाद में 26 जनवरी को उसे लागू किया गया। उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो डॉक्टर अम्बेडकर थे, वो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू मुख्य भूमिका में थे। इस प्रकार की बातें हम लोग सुनते हैं और पढ़ते हैं। इसी प्रकार का एक इतिहास बनेगा कि जिस समय कोई आदिवासी इस देश का राष्ट्रपति था उस समय देश का संविधान बदला गया। चलिए वो किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बना करके उस कुर्सी पर बिठाकर रबर स्टाम्प बना करके उससे कोई काम करवा लेंगे, हस्ताक्षर करवा लेंगे और अगर वो संविधान को बदल देंगे, ये बात संभव है। लेकिन देश के अंदर जिस प्रकार से अभी फूले अम्बेडकरी विचारधारा से और बामसेफ के द्वारा जो कुछ भी जागृति का कार्यक्रम पूरे देश में चलाया गया है उसके मुताबिक देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों में काफी अवेयरनेस आ गया, काफी जो उनके अंदर जागृति आ गई है, उसकी वजह से दिखाई दे रहा है कि जहां तहां भी वे उनके एक तरह से विद्रोह हो रहे हैं, या विद्रोह कह सकते हैं या विरोध कह सकते हैं। जो भी सरकारें यानी खास करके भारत सरकार जो आरएसएस और बीजेपी की सरकार है, वो सरकार जिस तरीके से कारनामे कर रही है उसके विरोध में देश में प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शन हो रहे हैं तो उसको ये लोग अलग अलग नाम दे रहे हैं और उपद्रवी नाम दे रहे हैं, कभी कुछ नाम दे रहे हैं, कुछ जो है देश विरोधी नाम दे रहे हैं। ऐसे करके उनको उनके विरोध को दबाने का काम किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जैसे कि आप समझ सकते हैं अभी एक बीजेपी कार्यकर्ता ने जिसका नाम नुपुर करके है, उसने कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया खुदा और अल्लाह के बारे में, तो पूरे देश का जो माइनॉरिटी है खास करके मुस्लिम गुलाम बंद हो गया और उन्होंने इसका जवाब चाहा, विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हुआ। तो उसको दबाने के लिए इतना ताकत का इस्तेमाल किया गया कि उन्हीं लोगों को गुनहगार साबित करके, ठहरा करके, उन्हीं को हिंसक बता करके जेलों में डाल दिया गया। और अगर किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई भी, चाहे वो एससी एसटी के नाम से हो, चाहे वो बहुजन के नाम से हो, चाहे माइनॉरिटी के नाम से हो, चाहे ओबीसी के अधिकारों के बारे में, अधिकारों को लेकर के हो, जब भी कोई आवाज उठती है तो उस आवाज को दबाया जाता है। अब हम लोग समझेंगे इस बात को कि अगर किसी एक वर्ग के द्वारा कोई आवाज उठाई जाती है तो उस आवाज को तो ये लोग पुलिस के माध्यम से या फिर
पैरामिलिट्री या और कुछ भी जो भी उनके सुरक्षा के मामले उनके द्वारा ये दबा सकते हैं। और बड़ा विरोध करने वाले बड़े नेताओं को वो ईडी और सीबीआई या और भी कई प्रकार के जो उनके पास हथियार है उनसे वो कर सकते हैं, ये बात तो क्लियर है। लेकिन अगर मामला संविधान का आया और ऐलान ये हो गया कि संविधान को आज के बाद में बदला जा रहा है, नया संविधान देश में लागू हो रहा है, तो निश्चित तौर पे कोई माइनॉरिटी सड़क पर नहीं होगा, कोई अकेला एससी सड़क पर नहीं होगा, एसटी अकेला सड़क पर नहीं होगा, ओबीसी भी अकेला सड़क पर नहीं होगा। भारत के रहने वाले तमाम लोग जो समझदार हो चुके हैं, जानकार हो चुके हैं, उनके अधिकारों का हनन होते हुए वो लोग नहीं देख पाएंगे। तो निश्चित तौर पे पूरे देश के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और तमाम वे लोग जिनके राइट्स खत्म हो रहे हैं, वे लोग एक बड़ा विद्रोह इस देश के अंदर करेंगे या फिर सरकार के इन संविधान बदलने की कार्रवाई का विरोध करेंगे। और विरोध जब करेंगे तो अगर अधिक लोग जब विरोध करते हैं तो उसके बाद में क्या मामला बनता है कि या तो उनको किसान आंदोलन की तरह अपने कानून थोड़े दिन के लिए वापस लेने पड़ते हैं या फिर उसके अंदर किसी प्रकार का फिर कोई बदलाव, जैसे कि अभी वो विरोध होने पर अग्निपथ और अग्निवीर के लिए कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि सरकार दबाव में आ जाए क्योंकि जनता पूरी की पूरी सड़कों पर उतरने वाली है और एक सिविल वार का रूप धारण करने वाली है। ऐसी स्थिति में जिन लोगों का माइंडसेट पहले से ऑलरेडी तैयार किया गया है राष्ट्र प्रेम के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पर, और वो असल में राष्ट्रभक्ति नहीं है, वो ब्राह्मण भक्ति है। और ब्राह्मणों ने, यहूदियों ने जिस प्रकार का एक सिस्टम बना करके हमारे लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाकर रखा है और संघ के माध्यम से जो विचारधारा का मामला उनके अंदर डाला गया है और एक मानसिकता उनकी बना दी गई है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, यही हमारा पहला और आखिरी कार्य है, इसके लिए हमें चाहे जान देनी पड़े तो हम दे देंगे। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, देश हिंदुस्तान बनना चाहिए, ये हमारा देश है, यहाँ मुसलमानों का नहीं होना चाहिए, या सिखों का नहीं होना चाहिए, या क्रिश्चियन का नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचने वाले लोग ये नहीं जानते हैं कि सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध और जैन, ये तमाम लोग जो हैं ये आपके भारत के मूल निवासी और आपके भाई हैं जिनके खिलाफ आपको भड़काया जा रहा है, आपको खिलाफ किया जा रहा है। तो इस देश के अंदर निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा जो है विरोध होने वाला है। जो जिस कार्य को लेकर के ये लोग चल रहे हैं, जिस नीति को लेकर के ये लोग चल रहे हैं, संविधान विरोधी नीति को, संविधान को बदलने की नीति को, इस देश में वर्ण व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने की नीति को लेकर के जो चल रहे हैं, उसका बड़े पैमाने पर विरोध इस देश में होना तय है। इसलिए क्या होता है साथियों, अगर इतना बड़ा विद्रोह होता है तो उस विद्रोह को कैसे दबाया जाएगा। आज जो सेना में सैनिक हैं, वे सेना के सैनिक संविधान को जानते हैं, वे सेना के सैनिक देश और राष्ट्र की और जनता की सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए मैदान में तैनात हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं। फिर उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार अब हो रहा है उससे थोड़े कुंठित वो लोग भी हैं, थोड़े दुखी वो भी हैं, सोचने लगे हैं। कम से कम ड्यूटी पर नहीं सोचने देते हैं तो घर आकर के सोचते हैं, घर में आकर के आसपास का वातावरण और माहौल देख करके सोचते हैं। आए दिन जो पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण निर्माण हो रहा है उसको देख करके वे लोग, और खास करके आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे देश के सैनिक और अधिक सैन्य अधिकारी इस बात को सोचने लगे हैं, गंभीरतापूर्वक सोचने लगे हैं और उनकी नीतियों को समझने लगे हैं। कुछ लोग जो उनकी मानसिकता के अनुसार बन गए हैं, उनकी आइडियोलॉजी पर चलने वाले हैं, वे लोग भले ही इस प्रकार का कहते हैं तो सेना में मतलब उन सरकारों का समर्थन कर रहे होंगे, जैसा कि भारतीय मीडिया कर रहा है, जो उनका गोदी मीडिया अपना खुद तैयार किया हुआ मीडिया है, वो उनके लिए जैसा काम कर रहा है। तो कुछ सेना में भी ऐसे लोग हैं जो वो लोग उनके लिए कर सकते हैं, लेकिन सारे लोग नहीं कर सकते। इससे एक बड़ा कह सकते हैं कि सेना में विद्रोह का जो है उसको उनको थोड़ा एहसास हो रहा है कि सेना कभी भी विद्रोह कर सकती है और जनता के पक्ष में जा सकती है, जनता के अधिकारों के पक्ष में जा सकती है, उनका जमीर कभी भी जाग सकता है। इसलिए उन्होंने इस प्रकार का प्लानिंग 4-5 साल पहले किया कि हमें सीमाओं की रक्षा के लिए नहीं चाइना, पाकिस्तान या फिर
बांग्लादेश या और किसी सीमांती देशों से सुरक्षा के लिए नहीं, हमें आंतरिक सुरक्षा के लिए भारत के अंदर जिस प्रकार के विद्रोह हो रहे हैं, जिस प्रकार से आदिवासी सड़कों पर है, शेड्यूल कास्ट के लोग सड़कों पर है, युवा बेरोजगारी की वजह से सड़कों पर है, बच्चे और पेरेंट्स एजुकेशन को लेकर सड़कों पर है, इस प्रकार से माइनॉरिटी अपने हक अधिकारों को लेकर के सड़कों पर है, ओबीसी अपनी हक अधिकार जो अपना 52 से 60% जो हिस्सा है उसको पाने के लिए अलग से जनगणना के लिए जो सड़कों पर है, आए दिन जो विरोध प्रदर्शन देश में हो रहा है, उन तमाम चीजों को लेकर के एक बहुत बड़ा विरोध इस देश के अंदर खड़ा होने वाला है। उस विरोध को दबाने के लिए जिस प्रकार से पुलिस के जमीर को मार दिया गया और उसके अंदर भी आज की तारीख में जो जातीय सोच रखने वाले, जो वर्ण व्यवस्था को मानने वाले पुलिस के अंदर लोग हैं, वे लोग भले ही उन सरकारों का समर्थन कर रहे हैं या सरकार के आदेश की पालना कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पुलिस डिपार्टमेंट में भी ऐसे हैं जो जिनका दम घुट रहा है, जो अपने जमीर को कोस रहे हैं, जो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कहां गलत जगह आकर के हम फंस गए, अब ना तो ये नौकरी छोड़ सकते हैं, छोड़े तो बच्चे और परिवार का क्या होगा। इस प्रकार से वो घुटन भरी जिंदगी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी, हर राज्य के अंदर, तो केंद्र की चाहे दिल्ली पुलिस है उसके अंदर भी, सभी जगह पर ऐसा कुछ लोग महसूस कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं, उनका जमीर उन्हें झकझोर रहा है कि क्या तुम आए दिन जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, अगर तुम सही नहीं कर रहे हो तो फिर तुम्हें आगे चलकर क्या करना होगा, तुम्हारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। जो लोग आज सड़कों पर उतर करके बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके अंदर क्या तुम्हारे बच्चे शामिल नहीं हैं। इस प्रकार का साथियों सभी जगह एक मन को झकझोर देने वाला विचार सभी जगह, चाहे पुलिस में हो, चाहे सेना में हो, चाहे अधिकारियों में हो, सब जगह पर जागने लगा है। लेकिन हमारा दुश्मन इतना क्रूर है कि वो किसी भी बात को, किसी भी प्रकार उसका जमीर कभी हिलता नहीं है और वो बहुत क्रूरता से काम करता है। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि अगर हम इतना बड़ा स्टेप लेंगे भारतीय संविधान को बदलने का और नए संविधान को लागू करने का, उस समय हमारे देश में हमें एक बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा, बहुत बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। उस विरोध और विद्रोह को दबाने के लिए हमारे पास में क्या हथियार रहेगा, कैसे उसको दबाया जाएगा। इसलिए साथियों उन्होंने 17.5 साल से 21 या 23 साल के युवा जो कोई डिसीजन लेने लायक नहीं होते हैं, वे अधिकांश इसी उम्र में भटक जाते हैं। इसी उम्र के अंदर ये कमसिन उम्र मानी जाती है, किशोरावस्था से निकल करके युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं। बच्चों के शरीर के हार्मोन्स जो है वो चेंज होते हैं। हार्मोन्स चेंज होने की वजह से उनमें बहुत ज्यादा बदलाव आता है और उस बदलाव में उनका जो मस्तिष्क है वो अस्थिर सा हो जाता है और जिस तरीके से उसका उपयोग करना चाहे हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, एक 17-18 साल का लड़का जब बाइक चलाता है तो हमारे बहुत सारे लोग डरते हैं, अरे इतने तेज क्योंकि उसके अंदर उस समय ये जोश है, जुनून है, उसकी बढ़ती उम्र का बदलाव का कारण है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। इसी तरीके से उसके अंदर डर नहीं होता, वो कहीं से भी कूद जाता है, कहीं से भी कुछ भी, कब बड़े बड़े खतरे जो मोल लेता है इस 17 से 21 साल की उम्र में। अधिकांश बच्चों के अंदर जो अट्रैक्शन की भावना और लड़के लड़कियों के बीच होता है वो इसी उम्र में होता है। तो ये वो उम्र है जिस समय ये बच्चे डिसीजन नहीं ले पाते, सिर्फ इनको एक आदेश देना चाहिए या कोई भी काम दे देना चाहिए, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो। तो ऐसे बच्चों की ऑलरेडी उन्होंने संघ ने, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, आरएसएस ने ऑलरेडी उनकी मेंटेलिटी इस तरीके से पहले से बना रखी है कि वे लोग शाखाओं में जा करके उनको भर्ती कर करके शाखाओं में ले जा करके उनको बचपन से ही वो बीज उनके अंदर डाल दिया गया है। और अगर अब उनको सेना में भर्ती का अवसर मिलता है, अगर वो सेना में जाते हैं तो निश्चित तौर पे उनके अंदर तथाकथित हिंदू भावना जो है भड़केगी और वे लोग हिंदू होने का एहसास करते हुए वे मुस्लिम लोगों पर, माइनॉरिटी पर, सिखों पर, क्रिश्चियन, बौद्धों पर, जैनों पर वो अटैक करेंगे, हमला करेंगे और उनको मारने की कोशिश करेंगे। और अगर एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, अगर ये लोग भी अपने हक अधिकार की बात करेंगे तो उनको भी वे अपने आप को सैनिक मानते हुए उनके ऊपर भी गोली चलाएंगे। और उसमें क्या होगा, अगर सामने से कुछ चला तो तब भी ये मरेंगे, और अगर ये हथियार और गोली चलाएंगे तो सामने उनके माँ बाप और पेरेंट्स मरेंगे, उनके रिश्तेदार मरेंगे, उनके समाज और वर्ग के लोग मरेंगे। इस प्रकार से साथियों ये एक सुनियोजित ढंग से
तैयार किया हुआ एक कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत अग्निपथ अग्निवीर नाम दे करके हम लोगों को बरगलाया जा रहा है। ये हर बार इस प्रकार का कुछ ना कुछ काम करते हैं जिससे हमारे लोग जो भावनात्मक हैं, जिनके अंदर भारतीय होने के साथ साथ हिंदू होने की भावना जिनके अंदर बनी हुई है, वे लोग सोचते हैं ये बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन साथियों, इसमें न तो अग्निवीर में अग्निपथ में भर्ती होने वाले बच्चों का भविष्य सुनिश्चित है, न कोई दूसरे लोगों का, क्योंकि वे दूसरे लोगों पर अटैक करेंगे, वे हक अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने वाले लोगों पर गोली चलाएंगे, वे उन्हें मारेंगे और सामने से अगर कुछ हुआ तो ये लोग मरेंगे, दोनों तरफ से हमारे ही लोग मरेंगे। इसमें कोई भी गारंटी के साथ कहता हूं कि ठीक है, कोई अपवाद को छोड़ करके किसी भी तरह का इसके अंदर ब्राह्मण या फिर जो विदेशी लोग हैं उनका बच्चों को इसमें अग्निवीर में भर्ती नहीं किया जाएगा, अग्निपथ में भर्ती नहीं किया जाएगा। सिर्फ हमारे ओबीसी भाइयों को खास करके, उसके बाद में जो SC ST के लोग हैं उनको इसमें डाल करके आपस में मरवाने का काम करेंगे और अपने मकसद, अपने उद्देश्य को, संविधान को बदलने के उद्देश्य को वे पूरा करेंगे। इस प्रकार की ये योजना इन लोगों ने बनाई हुई है। सारे देश के अंदर बताए जा रहे हैं। कुछ लोग किस प्रकार से विरोध करते हैं, कुछ टेक्निकल पॉइंट बता करके, कुछ सुरक्षा विशेषज्ञ भी सामने आकर के बोलने लगे हैं कि ये ठीक नहीं है, मगर वो टेक्निकल सोच रख रहे हैं। वो 4 साल की या पेंशन की या उसके बाद क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वे उन बच्चों का जिन्हें अग्निवीर बना करके एक आग में झोंका जा रहा है, जिसमें या तो वे जलाएंगे या फिर जलेंगे, इसके बारे में कोई भी गंभीरता से नहीं सोच रहा है। सिर्फ ये सोचा जा रहा है कि इनकी पेंशन कैसे होगी, इनको पैसा कैसे दिया जाएगा, इनका बाद में भविष्य क्या होगा, इसको 4 साल में सेवानिवृत्त होकर पूर्व सैनिक कह दिया जाएगा। ये कोई पूर्व सैनिक कहने का मामला नहीं है। जो बचेगा उसके बारे में देखा जाएगा और जो नहीं बचेगा, पहले से ही मर जाएगा, उसको कुछ नहीं देने वाले हैं। ये सिर्फ इस्तेमाल करने वाले हैं। इसलिए साथियों, मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि इस प्रकार का जो षड्यंत्र इस देश के अंदर रचा जा रहा है, सेना के नाम पर, सैन्य भर्ती के नाम पर, सशस्त्र सेना में भर्ती के नाम पर, अग्निपथ और अग्निवीर का नाम दे करके जिस प्रकार का वे लोग तैयारी कर रहे हैं, उससे आप सावधान रहें, सचेत रहें। हो सकते तो अपने बच्चों को बेरोजगार भले ही रहें, लेकिन इस प्रकार की अग्निपथ योजना या अग्निवीर योजना के तहत जो है सेना में ना भेजें। सेना का जो सीधा भर्ती का सिस्टम है, जैसे सेना में भर्ती हमेशा होती है, उसके मुताबिक सेना में जाने के इच्छुक लोग या माँ बाप अपने बच्चों को सेना में भेज सकते हैं, उनको कोई नहीं है। लेकिन इस प्रकार की योजना जिसका कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं, सिर्फ 4 साल में इन बच्चों को मरवा देना और उन बच्चों से लोगों को मरवा देना, इस उद्देश्य को लेकर के ये योजना बनाई गई है। इस योजना से अलर्ट और सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देख लीजिएगा, आपके बच्चों का भविष्य तो खैर है ही है, आपके बच्चों के जो पोते हैं आपके, उनका भी भविष्य अंधकार में। आने वाली कई पीढ़ियां हमारी गर्त में जाने वाली है, कई पीढ़ियां जो है इस देश में गुलाम हो जाएगी। फिर से वे कानून लागू हो जाएंगे, फिर से जुबान काटना और कानों में शीशा पिघलाकर डालने का काम शुरू हो जाएगा। फिर से एक वर्ग विशेष के मुंह से, जुबान से निकला हुआ हर शब्द कानून बन जाएगा और इस देश के अंदर जो है 90 से 95% आबादी जो भारत की है वो गुलाम हो जाएगी। उन्हें कोई अधिकार नहीं होगा, उन्हें मोहताज कर दिया जाएगा, दाने दाने के लिए उनको मोहताज कर दिया जाएगा। ये सब तब होगा जब भारत का संविधान बदल दिया जाएगा। और भारत को संविधान को बदलने की कार्यवाही बहुत पहले से चल रही है। हम 10 साल से लगातार आपको भारतीय संविधान के बारे में अवगत करा रहे हैं कि संविधान को बदलने का प्रयास जारी है। भारतीय संविधान बचाओ और लागू करो जो प्लान हम कर रहे हैं, उसके अंतर्गत बहुत सारे लोग संविधान के प्रति जागृत हुए हैं, संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागृत हुए हैं, वे अपने घरों में संविधान रखने लगे हैं। इन तमाम चीजों से दुश्मन को खतरा लगने लगा है, इसलिए वे लोग बहुत जल्दी ही इस अपने कार्यक्रम को अंजाम देना चाहते हैं। इस अंजाम देने के लिए, होने वाले विद्रोह को दबाने के लिए वे ये अग्निवीर पैदा कर रहे हैं और ये हमारे जोश में होश खोने वाले जो बालक हैं, युवा हैं, ये इसमें जबरदस्ती भर्ती हो जाएंगे और वे लोग, उनका इस्तेमाल होगा और उन्हें मार दिया जाएगा या मरवा दिया जाएगा या उनके हाथों से लोगों को मरवाया जाएगा। इस प्रकार का एक सनसनीखेज मामला हमारे सामने है।
इस समय हमें बहुत गंभीरता से और धैर्यपूर्वक सोचने की आवश्यकता है। धन्यवाद।